हेलो दोस्तों, माई सेल्फ राघवेंद्र मिश्रा, एमबीबीएस स्टूडेंट एट एएसएमसी बैराक्स। वेलकम टू माय चैनल प्री मेडिको। इस चैनल पर हम आपको रैपिड स्नैपशॉट रिवीजन करा रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। आज हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, जिसके फोकस हमको क्या करना है, हमको 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस करने हैं। जो 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से हमको 90 अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से हमको सभी के सभी सही करने हैं। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, जो कि एक क्वेश्चन देके जाता है और काफी आसान चैप्टर है। तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर से नहीं आता। तो हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर करिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस लिए है? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ कैसी होगी, हमारी फिजियोलॉजी कैसे होगी, इंटरनल मेटाबॉलिज्म वगैरह से रिलेटेड होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हर एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अभी हम डब्ल्यूएचओ की एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नीट का क्वेश्चन हो सकता है। क्या कि डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन पूछ लेगा, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पूछ लेगा। क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टोटल वेल बीइंग, total well-being in all aspects of reproduction, physical, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। क्या क्या है? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, सभी एस्पेक्ट में टोटल वेलबींग। देयरफॉर अ सोसाइटी विथ people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductively healthy। जो इस इन सारे एस्पेक्ट फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल तरीके से हेल्दी है, उसको हम रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी कह सकते हैं, जो कि समाज के लिए अच्छा है। अब आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और उसके स्ट्रेटेजीज क्या हैं। अब देखो यहाँ पे एक लाइन आएगी भी, इंडिया वॉज amongst फर्स्ट कंट्रीज in the world to initiate action plans and programs at the national level to attain reproductive health as a social goal. These programs called family planning and were introduced in 1951। ये इंपॉर्टेंट आएगा कि फैमिली प्लानिंग, क्या फैमिली प्लानिंग इंडिया में कब आई थी, और वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी 1951। याद रखना, उस तरीके से हम लोग लागू नहीं कर पाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जो प्लानिंग प्रोग्राम था। नहीं तो अभी काफी सही होता है, जो आउटबर्स्ट हुआ है पॉपुलेशन का वो सही रहता है। एंड वो पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स, इंप्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग wider reproductive related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care program। इसका फुल फॉर्म आ सकता है आरसीएच। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग जो इनिशिएटिव है उसका जो सब कुछ फंक्शन है इसी के अंडर आता है। अब देखो, क्रिएटिंग अवेयरनेस among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under these program। क्या क्या है? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को हमको बिल्ड करना है और फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, सपोर्ट करना है, ये सारी चीजें इसके मेन एस्पेक्ट्स हैं, मेजर टास्क हैं, एस्पेक्ट्स हैं। With the help of audio, visual, print media, governmental and non-governmental agencies यानी NGOs have taken various steps to create awareness। देखो इस पेज में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, देखो स्कूल में हमको यहाँ पे बता रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के बारे में कहाँ कहाँ से हम जान सकते हैं। स्कूल्स में प्राइमरी जो चीज है वो स्कूल्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, बट वहां पे पढ़ाना चाहिए। उसके बाद देखो, उसके बाद समाज, जो हमारे पेरेंट्स हैं और भी जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी हमको समझना चाहिए कि वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के बारे में बच्चों को नॉलेज दें। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, एसटीडीज, एड्स वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन एडोलेसेंस एज, जो कि कितनी है मेल में 14 to 16 और फीमेल में 12 to 14। ये थोड़े नंबर चेंज हो सकते हैं, बट मेनली यही होता है। Educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, about available birth control options, care of pregnant mothers,
postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for male and female child, etc. would address the importance of bringing up सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर साइज। यानी देखो साइज इंपॉर्टेंट है फैमिली के, अच्छी सोसाइटी के लिए एक फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जो साइज है वो कम रहे ताकि वो अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर पाए, अपने ऑफस्प्रिंग पे ज्यादा फोकस कर पाए, उनके हेल्थ पे। Awareness of problem due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crime, etc. need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आती है क्या, अमीनो सिंथेसिस, इसको पढ़ते हैं। अब देखो अमीनो सिंथेसिस पे बैन लगा, क्यों? यहाँ से ऊपर की लाइन नहीं है, ये सारी नॉलेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और मटेरियल सपोर्ट है, ये सारी इंपॉर्टेंट है एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए। अब देखो स्टैट्यूटरी बैन ऑन अमीनो सिंथेसिस, अमीनो सिंथेसिस क्या होता है वो पढ़ते हैं पहले। फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो मेनली देखो अमीनो सिंथेसिस क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूइड का स्टडी होता है। किसका होता है? एमनियोटिक फ्लूइड का स्टडी होता है, जिसके थ्रू हम सेक्स डिटरमाइन करते थे पहले। अब ये बैन है, कहीं कहीं पे अभी भी होता है जो कि इलीगल है। टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ फीमेल फर्टिसाइड्स, देखो फीमेल फर्टिसाइड, मेनेंस ऑफ फीमेल, अगर लीगल करा जाए तो फीमेल फर्टिसाइड के चांसेस होते हैं। और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, आर सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। इन अमीनो सिंथेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, अभी मैंने बोला ना किसका क्या लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। हाँ, और इन द डेवलपिंग फीटस, कहां से? डेवलपिंग फीटस से इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। दो चीज देखते हैं, अगर नीट में आ गया क्या क्या देखते हैं, फीटल सेल्स और दूसरा एक पॉइंट फीटल सेल्स देखते हैं, दूसरा डिसॉल्व सब्सटेंसेस, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। This procedure is used to test the presence of certain genetic disorders like Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, determine the survivability of fetus। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये पैराग्राफ। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर encouraged, supported by governmental and non-governmental agencies to find new methods and improve upon existing ones। ठीक है, अब देखो अब हम पढ़ते हैं क्या, अब पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। उससे पहले कुछ लाइंस हम देख लेते हैं क्या, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, क्या कहता है, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या क्या, एमएमआर और आईएमआर, इसको समझो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मदर की डेथ जब डिलीवरी हो रही है, और आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में काफी ज्यादा थी ये पहले, अभी कंट्रोल की वजह से कम हो रही है और इसको कम करने का फोकस होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ स्टडीज एंड ओवरऑल मेडिकल, इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑल इंडिकेट इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी। अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन स्टेबलाइज कैसे हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है फिर स्टेबलाइज हो रही है, तो उसको हम देखेंगे, और बर्थ कंट्रोल के मेजर्स हम देखेंगे किस तरीके से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। इन द लास्ट century of the all-around development in various fields significantly improved the quality of life of people। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, रिप्रोडक्शन भी बढ़ेगा। However, increased health facilities among with better living condition had an explosive impact on the growth of population। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ सकता है, the world population which was around 2 billion in 1900 to 6 billion in 2000 and 7.2 billion in 2011। देख रहे हैं आप, 1900 में कितनी थी, 2 बिलियन, और 4 बिलियन बढ़ने में कितना टाइम लग गया, 100 साल। कितना, ये 2000 में कितनी आई, 4 बिलियन आई, कितनी आई थी, 4 बिलियन आई थी। लेकिन सिर्फ 11 साल में कितनी बढ़ गई, सॉरी 6 बिलियन आई, और 11 साल में कितनी हो गई, 7.2,
यानी सिर्फ 11 साल में 1.2 बिलियन इंक्रीज हो गए। ये एक्सप्लोजन है पॉपुलेशन का एक तरीके से। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो 350 मिलियन थी, उसके बाद यानी लगभग अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 35 करोड़ के करीब। और देखो उसके बाद 2000 में कितनी हो गई, 1 बिलियन के करीब हो गई थी, क्लोज टू 1 बिलियन। और 2011 में 1.2 बिलियन, कितनी 1.2 बिलियन। ये सारे डेटा हैं, हमको याद रखना है। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी मैंने बताया था ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर याद है तो पीछे वीडियो करके देख लीजिए। as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reasons for this. Through our RCS program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. According to 2011 census report, the population growth rate was less than कितना 1.7 है। कितना स्पेसिफाई करें तो 1.7 है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन इसके हिसाब से लेस देन, ये याद रखना है। कितना, इसको हाईलाइट कर लो, क्या है, लेस देन 2%, यानी 20 per thousand per year, 20 per thousand per year, ठीक है। A rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to absolute scarcity of even the basic requirement, food, shelter, clothing। और देखो अभी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारा कंपटीशन बढ़ेगा। अभी हम देख रहे हैं इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि जॉब्स की कमी है, फूड की कमी है, शेल्टर की कमी है, लोग बेघर हैं। तो इस वजह से जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हमें रिसोर्सेज कम पड़ने लगे। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हम यूज करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक वो हमें दे सकते हैं, उसके ऊपर उनकी लिमिट खत्म हो जाती है तो हम उसमें फिर कंपटीशन होता है। इसकी वजह से जो डेथ है, जो कंपटीशन है, जो रिसोर्सेज की कमी है वो हो जाती है, इसकी वजह से नुकसान होता है, ठीक है। Therefore the government was forced to take up serious measures to check population growth rate, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने से बहुत सारी चीजें ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किया, हम दो हमारे दो, यहाँ देखो दिया हुआ है 2 children with a slogan हम दो हमारे दो, V2 R2, ठीक है। उसके बाद 1 child norm पॉलिसी भी आई, चाइना में आई थी 1950s के करीब। उसके अलावा स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑन मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल्स 21 ईयर्स। अभी नया रूल आ रहा है कि वो शायद 21 ईयर्स दोनों का हो जाए, यानी फीमेल का भी बढ़ा के 21 ईयर्स कर देंगे मैरिजेबल एज, इससे काफी प्रॉफिट होगा। And incentives given to couple with small families are two of the other measures tackle to this problem। यानी अगर वो दो सिर्फ हम दो हमारे दो का प्रोग्राम को इनिशिएटिव को साथ ले रहे हैं तो उनको इंसेंटिव्स भी देते हैं। इंसेंटिव्स यानी पैसे देते हैं उनको अलग से और बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, अब देखो हमको बचाना, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देखो नीट का बहुत सारा पोर्शन कभी कभी यहां से भी आ जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव से आता है, एक आईवीएफ के पोर्शन से आता है। तो एंड अब देखो कॉन्ट्रासेप्टिव हम पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज कर रहे हैं तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल। यहाँ ऑप्शन में कहीं पे दे देगा इरिवर्सिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और उसमें इरिवर्सिबल दे देगा। तो उसके लिए क्या कह रहा है, शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। अगर साइड इफेक्ट होगा तो नुकसान है ना, तो नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। It also should in no way interfere the sexual drive। sexual drive में ये इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। desire and or the sexual act of the user, ठीक है। a wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into following categories, जैसे नेचुरल और ट्रेडिशनल, बैरियर मेथड्स, आईयूडीज, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। ये सारे कितने कैटेगरीज हैं, इसको याद रखनी है हमको, ठीक है। अब बारी बारी से हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, नेचुरल मेथड के बारे में। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। मतलब क्या होता है, ओवम और स्पर्म मीटिंग ना हो पाए, ठीक है, तो उसको नेचुरल मेथड में इंक्लूड करते हैं। यानी कोई हम एक्सटर्नल यूज किसी चीज का सब्सटेंस का यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें आता है पीरियोडिक एब्स्टेंस इन
is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from 10 to 17 days of menstrual cycle when ovulation could be expected. ठीक है, 10 से 17 दिन menstrual cycle के 10 to 17 days के बीच में नहीं करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, ओवम रिलीज होने वाला रहता है, तो वहां पे बचते हैं. ठीक है, एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड. तो कौन सा पीरियड आ जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान रखना है हमको, कौन सा पीरियड आ जाएगा, 1 सेकेंड. फर्टाइल पीरियड कौन सा, कितने दिन का होता है, डेज 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखो अगली लाइन पढ़ते हैं, हम पेन चेंज कर लें. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. अब आता है withdrawal interrupters और coitus interrupters is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation as so avoid insemination. ठीक है, तो नेचुरल मेथड में 3 आ रहा है, पीरियोडिक एब्स्टेंस, विथड्रॉल इंटरप्टर्स, और थर्ड हम पढ़ेंगे लैक्टेशनल एमेनोरिया, absence of menstruation. यानी देखो डिलीवरी हुई बेबी की, उसके 6 महीने बाद तक absence of menstruation होता है, तो उस पीरियड में हमारा फर्टिलाइजेशन होना मुश्किल रहता है. ठीक है, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग partition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method have been reported to be effective up to maximum period of 6 months. अभी मैंने maximum period of 6 months बोला ना, और ये सारे जो नेचुरल मेथड है ना, इनके चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा हैं. ये बात हमको ध्यान रखना है कि इसके चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा हैं, तो इसको यूज ज्यादा नहीं होता. As no medicine or devices are used in these methods, side effects are almost nil. Chances of failure though of this method are also high. अब आते हैं बैरियर मेथड, यानी देखो ये देखो कॉन्डोम फॉर फीमेल, ये बैरियर मेथड में आता है. इसके अलावा देखो कॉन्डोम फॉर मेल, ये बैरियर मेथड में आता है. ये मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया. ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं बैरियर मेथड. ओवम, 1 सेकेंड, इसको हम हटा देते हैं. In barrier methods, ovum and sperms are prevented from physically meeting with the help of barrier. Such methods are available for male and females. Condoms are barriers made of thin rubber or latex sheets that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix. मेल में पेनिस और फीमेल में वजाइना एंड सर्विक्स. ठीक है, जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception. Nirodh, very important है. Nirodh is a popular brand of condom for male. Male के लिए कौन सा है, Nirodh. Use of condoms has increased in recent years due to additional benefit of protecting user from the contracting STIs, sexually transmitted infections, and AIDS. Both the male and female condoms are disposable, can be self-inserted, and thereby giving privacy to the user. Diaphragm, cervical caps, and walls are also barriers made of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus. देखो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स ये मेल के लिए नहीं होते, ये किसके लिए, फीमेल के लिए होते हैं. दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, और निरोध किसके लिए, मेल के लिए. दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्वाइक्स. ठीक है, सर्विक्स से एंट्री रोक देते हैं, बैरियर होता है. ठीक है, दे आर रीयूजेबल. Spermicidal creams, jellies, and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. ये जो foams होते हैं, spermicidal creams होते हैं, ये क्या यूज होता है इनका, ये इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ा देती है. ठीक है, अब देखो another effective and popular method is use of intrauterine devices. देखिए ये किसका पार्ट है, आईयूडीज का. ठीक है, और ये किसका पार्ट था, बैरियर का. ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो आईयूडीज के बारे में पढ़ते हैं. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, पहले ही पता चल रहा है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यानी अंदर बॉडी के अंदर लगेगा फीमेल के. दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वजाइना. These intrauterine devices are presently available as, देखो यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट शुरू होता है तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं. ठीक है, यहां से नीट का क्वेश्चन आता है. नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिप्पस लूप. नॉन मेडिकेटेड कौन सा होगा, लिप्पस लूप. नॉन मेडिकेटेड लिप्पस लूप. कॉपर
कॉपर रिलीजिंग आईओडीज कौन से हो गए? CuT-Cu7 मल्टीलोड 375। और हार्मोन रिलीजिंग दो होते हैं, LNG-20 और प्रोजेस्टेट। LNG-20 और प्रोजेस्टर, ये सभी नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमको याद रखना। नॉन मेडिकेटेड कौन सा हो जाएगा? लिप्टस लूप। और उसके बाद आईओडीज कौन सा हो जाएंगे? CuT-Cu7 मल्टीलोड 375। उसके बाद हार्मोनल कौन सा हो जाएगा? LNG-20 और प्रोजेस्टर। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, नीट के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। आयोडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, जो आयोडी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आयोडी के बारे में बात कर रहे हैं। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस एंड कॉपर रिलीज्ड आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी। यानी देखो आयोडी क्या करता है? फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है, और जो कॉपर रिलीजिंग होता है वो क्या करता है? वो करेगा स्पर्म मोटेलिटी को सप्रेस करेगा और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को डिक्रीज कर देगा। द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो होते हैं वो क्या करते हैं? मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जो हार्मोन है, जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए, तो वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगी। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, ये 2020 में क्वेश्चन आया था यहाँ से, ठीक है, और 2019 में भी शायद आया था। IUDs are ideal contraceptive for females who want to delay pregnancy and or space between children। हाँ ठीक है, IUDs और मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड है क्या? देखो यहाँ से, इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन इन इंडिया। नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा इससे, ठीक है। ये इम्प्लांट्स हैं जो कि अंडर आर्म्स में लगाए जाते हैं, यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। Oral administration of small doses of either progestins or progestogen estrogen combination is among another contraceptive method used by the females. They are used in the form of tablets. किसके फॉर्म में? Tablets and hence called pills. किसके? देखो दो हार्मोन है, कौन कौन सा? प्रोजेस्टोजेंस और दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टोजेन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। इसको किस फॉर्म में लेते हैं? पिल्स फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? पिल फॉर्म में लेते हैं, पिल फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle, ठीक है। और आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, 21 दिन लेना है, और 7 दिन का गैप। कब लेना है गैप? ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, मेंस्ट्रुएशन जब हो रहा है तब हमको पिल्स नहीं लेनी है, उसके अलावा लेनी है। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन, क्या करता है? ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देता है। एज वेल एज द अल्टर द क्वालिटीज ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। Pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by females. सहेली कहां बनी थी? CDRI लखनऊ, ठीक है, CDRI लखनऊ। ये वंस अपील है, क्या होती है? वंस अपील होती है। द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, कैसी होती है? नॉन स्टेरॉइडल होती है, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है और वंस अ वीक पिल है, मतलब हमको 21 दिन लेने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार लेंगे सही रहेगा, विथ फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ठीक है। प्रोजेस्टोजेंस alone in combination with estrogen can also be used by females as injection or implants under the skin। मैंने बताया ना implants कहाँ लगाया जाता है, और इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो मेनली जो हार्मोन है वो कौन सा? प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी होता है कभी कभी। Their mode of action is similar to the pills and their effective periods are much longer. Administration of progestogens or progestogen estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus, कितना? 72 hours of coitus के विदिन में अगर लेते हैं तो हमारा प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगा, ठीक है। इसको इमरजेंसी पिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इमरजेंसी पिल्स। कितने घंटे के लिए? लेस देन 72 आवर्स में, ठीक है। अब देखो जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाता, सर्जिकल मेथड, स्टरलाइजेशन मेथड होता है, आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर एट टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, ठीक है, एनी मोर प्रेगनेंसीज बचाने के लिए, ठीक है। अब देखो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, अब बहुत बार
डाउट होता है हम लोगों को वैसेक्टोमी किसके लिए, मेल के लिए फीमेल के लिए। अब देखो यहां से हम करते हैं वैसेक्टोमी यानी वास डिफरनेस को कट और टाइट अप कर रहे हैं। देखो वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ठीक है, तो वास डिफरनेस को कट और टाइट कर रहे हैं, तो वी फॉर वी और वी फॉर वेस्ट डिफरनेस, तो इसकी वजह से ये मेल का हो गया। और ट्यूबेक्टोमी बचा तो फैलोपियन ट्यूब एंड टाइड एंड कट, तो ऑप्शन में देखते ही ट्यूबेक्टोमी किसके लिए, फीमेल के लिए। तो देखो ये फीमेल के लिए हो गया, ये मेल के लिए हो गया, ठीक है। अब अगले पेज पे आते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे होता है ये, ठीक है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड thereby prevent conception. Sterilization procedure in the male is called vasectomy and that in female called tubectomy. In vasectomy, a small part of vas deferens is removed or tied up through a small incision or the scrotum, ठीक है। Whereas in tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed, ठीक है। कौन सा पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ fallopian tube, और tied up through a small incision in the abdomen through vagina. Small incision in the abdomen and through vagina. These techniques are highly effective but their reversibility is poor. यानी अगर एक बार करा लिया तो प्रेगनेंसी फिर कॉज नहीं हो पाएगी। यहाँ देखो 2017 का अमेंडमेंट आया था, ठीक है। कब आया था, मेडिकल टर्मिनेशन अमेंडमेंट आया था 2017 का, इसको अभी हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, शायद अगली बार आ जाए, ठीक है। It needs to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken or in consultation with qualified medical professional. जो क्वैक्स होते हैं वो बहुत सारी चीजें बकवास चीजें कर देते हैं, तो उसकी वजह से नुकसान होता है, डेथ भी हो जाती है लोगों की, ठीक है। One must also remember that contraceptives are not regular requirements for maintenance of reproductive health. ज्यादा यूज करने से ना हेल्थ डिटोरियस भी होता है, डिटोरियस होते हैं ये सब, बार बार हम नहीं ले सकते। इनफैक्ट they are practiced against the natural reproductive event, that is conception of pregnancy, ठीक है। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. No doubt, देखो इसकी वजह से दिक्कतें क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं, जैसे nausea, abdominal pain, nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding or even breast cancer. Though not very significant, should not be totally ignored, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आते हैं एमटीपी के बारे में, ठीक है। एमटीपी को लीगलाइज कब किया गया, 1971। 1/5 ऑफ पॉपुलेशन कराती है हर साल। ये दो फैक्ट है, पूरे पेज का सार है ये, कि कब हुई और कितने लोग कराते हैं। और एक लाइन और आएगी, तो देखो नियरली 45 to 50 मिलियन लोग कराते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 1/5 होती है, और इसको लीगलाइज क्यों किया, क्योंकि सच देखो इसको, ताकि कोई दिक्कत हो गई रेप केसेस में या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो उन सब केसेस की वजह से इसको लीगलाइज किया गया 1971 में, ठीक है। कब हम करा सकते हैं, इसका नियम है, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे MTPs आर इंसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जो कि नहीं सही हो सकता, तो उसका MTP करा लेना ज्यादा सही होता है। कब करा सकते हैं, MTPs आर कंसिडरली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यहाँ पे बस ये इंपॉर्टेंट है, कब MTPs are generally or considerably relatively safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy. कब, up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortion are much more riskier. लेकिन जो नया अमेंडमेंट आया, देखो अमेंडमेंट मैंने बोला था ना पढ़ने के लिए, तो देखो फर्स्ट 12 वीक्स तो करा सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी है तो मिनिमम 2 डॉक्टर, कितने डॉक्टर, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पे 24 वीक्स में भी करा सकते हैं, और उसके लिए गाइडलाइंस है, ये सारी गाइडलाइंस है, ठीक है, ग्राउंड्स है ये सारी चीजें। तो वो हमने पढ़ा मेंटल हेल्थ और फिजिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह, लेकिन जो ये पैराग्राफ ऐड हुआ है उसका सिर्फ यही है कि 12 वीक्स के बियॉन्ड चली गई तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, और 24 के बाद नहीं हो सकता, उससे पहले कराना पड़ेगा। One disturbing trend observed in the majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn
चाइल्ड। देखो इसीलिए अमीनो सिंथेसिस पे बैन लगा। अब अमीनो सिंथेसिस से चाइल्ड डिटर्मिनेशन कर दिया, सेक्स डिटर्मिनेशन कर दिया। पहले बहुत होता था कि फीमेल हो गई तो उसको हम फिटिसाइड करा देते, तो जो कि एकदम गलत था। इस वजह से अमीनो सिंथेसिस पे बैन लगा था। Frequently, if the fetus is found to be female, it followed by MTP। हमने पढ़ा ना अमीनो सिंथेसिस किस लिए होता था, ठीक है। अब आते हैं STIs, और इसको बोलते हैं स्टडीज, या फिर RTI, या फिर VD। इतने नाम है इसके। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और वेनरल डिसीजेज। ये किस वजह से होती है? सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करने की वजह से होती है, ठीक है। इन्फेक्शंस और डिसीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड STIs, वेनरल डिसीजेज, RTIs। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेज है जो होती हैं: गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, कैलमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स एड्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एड्स। और हेपेटाइटिस बी और एड्स नॉन क्यूरेबल है, ठीक है। Some of these infections like hepatitis B and HIV transmitted by sharing of injectable needles, surgical instrument। इंटरकोर्स के अलावा भी ये होते हैं कैसे? इंजेक्टेबल नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ठीक है। विथ इन्फेक्टेड पीपल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिसीजेज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। हमने बोला ना एड्स और हेपेटाइटिस बी क्यूरेबल नहीं होता है if detected early and treated properly. Early symptoms of the most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling in the genital region. Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in the early stages of the infection and the social stigma attached to the STIs, ठीक है, deter the infected person from going timely detection and proper treatment, ठीक है। This could be lead, ये आगे क्या ले सकता है? कॉम्प्लिकेशन जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, PID, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ जहां पे होती है? देखो यूट्रस में होती है ना, जहां पे हो रही उसकी जगह कहीं और हो गई, दूसरी जगह पे अगर हो जा रही है प्रेगनेंसी तो वहां पे। अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, डेथ बेबी का वो होना, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। STIs आर अ मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिसीजेस आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be high among the people with age group 15 to 24 years। कितना? 15 to 24 years के एज गैप में, ठीक है। अभी देखो इसका प्रिवेंशन करना है STIs और स्टडीज का, तो कैसे कैसे? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। इन केस ऑफ डाउट वन शुड go to qualified doctor or for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection। अब आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी देखो हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ लिया क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम बैरियर मेथड क्या बचा सकते हैं, इसकी वजह से अगर हम सेफ वे में नहीं करेंगे तो कौन सी हमको बीमारी हो जाएगी, कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्या उनके PID वगैरह उसके कॉम्प्लिकेशन है, स्टिल बर्थ, अबॉर्शन वगैरह भी बहुत सारी चीजें, कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, एड्स और हेपेटाइटिस बी भी है। तो इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस चैनल को ताकि व्यूअरशिप हमारी भी बढ़े और हमें भी ताकत आए कि हम आगे वीडियोस बनाते रहें। सो दोस्तों आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी। A large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are not capable of giving birth to child. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. इसका एक टाइम पीरियड है, कब तक नहीं। The reasons for this could be many: physical, congenital diseases, drugs, immunological or even psychological. In India, often the female is blamed for the couple of, देखो फीमेल को हम ब्लेम करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, मेल की भी दिक्कत होती है, वो भी इनफर्टाइल होते हैं। तो देखो यहाँ पे कहता है कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड बी हेल्प इन डायग्नोसिस, ठीक है। और देखो अगर यहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है 2 साल,
कितना होता है? 2 साल होता है जब वो अगर नहीं कर पा रहा है तो कितना? 2 साल। इनफर्टिलिटी देखो यहाँ पे आता है समरी में, इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैंने उठाई है यहाँ से, तो हमको ये समरी भी पढ़ी जानी चाहिए, ठीक है, हमको पढ़नी चाहिए। कितने साल? 2 साल ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन के बाद भी अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है बेबी, तो वो क्या है? इनफर्टाइल है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या यूज कर सकते हैं? देखो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ART फुल फॉर्म में आ सकता है नीट में। यहां से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे पहले वाले पैराग्राफ से जो मेथड्स हैं उस वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, यानी लैब में हम फ्यूजन करा रहे हैं मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशंस एज दैट ऑफ बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफर। उसके बाद जब एम्ब्रायो बन गया, जाइगोट से एम्ब्रायो बन गया, तो उसको हम बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं सरोगेट मदर में या फिर उसी मदर में अगर वो कैपेबल है, हाँ, ठीक है, इज वन ऑफ सच मेथड। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम 1971 में पहली बार, 1978 में पहली बार हुआ था, ठीक है, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो आया था, ठीक है। ओवा फ्रॉम द वाइफ, और देखो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, IVF में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर मेल आर कलेक्टेड, आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर simulated condition in the laboratory. The zygote or early embryo with up to 8 blastomeres, very important, कितने ब्लास्टोमियर? 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, कितने ब्लास्टोमियर? 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है। अब आगे देखो, कुड बी ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, देखो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जब 8 अप टू देखो अप टू 8 ब्लास्टोमियर है, up to 8 ब्लास्टोमियर, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एम्ब्रायो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा कंडीशन है तो किसमें हो जाएगा? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस में डायरेक्ट करेंगे, उससे पहले हम इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रायोस फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही, और फ्यूजन विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रीटमेंट टू सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या? ट्रांसफर ऑफ ओवम इन विवो में, ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब, क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब, क्या कहते हैं? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ओवम कह रहा है जिफ्ट में, नीट में आएगा वहां पे हम गलत कर देंगे, वहां मेल का भी कर देंगे, तो जिफ्ट में किसका? ओवम का ट्रांसफर, ओवम का ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर? ओवम ट्रांसफर, ओवम ट्रांसफर, ठीक है। और देखो, of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method of attempted, ठीक है, ये भी यूज करते हैं। इसके अलावा देखो हम क्या कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं ICSI कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? Intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum, infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts in the injectulates could be corrected by artificial insemination, किसके थ्रू? AI के थ्रू। हमको सभी चीजों के फुल फॉर्म जरूर याद रखने, नीट में वही आता है, वो भी आता है। In this technique the semen is collected either from the husband or the healthy donor is artificially introduced into the vagina or uterus, IUI। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन भी है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन भी है। देखो इंसेमिनेशन ट्रांसफर, IUT और IUI में डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। दो options are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrument, ठीक है। Therefore these facilities are presently available only very
फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। अब यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। इसके अलावा आगे की लाइंस में कहता है कि हमको एडॉप्शन करना चाहिए, लीगल वे में एडॉप्शन करना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा अनाथ बच्चे हैं, उनको ऑर्फन बच्चों को हम अडॉप्ट करें तो ज्यादा सही होगा। ये सारी बातें हैं जो कि लोग कहते हैं, बट मेनली क्या होता है कि जीन्स हमको आगे बढ़ाना रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा जीन आगे बढ़े, तो ये आयु असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है बट बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमें आइडियोलॉजिकली क्या करना चाहिए, ऑर्फन चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए अगर हम कैपेबल नहीं है या फिर इनफर्टाइल है जो भी पेरेंट। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन आउटब्रेक जो होता है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, एक इस टॉपिक से आता है और एक बैरियर मेथड वगैरह में और उसके पहले से आता है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत आसान टॉपिक है, इतना सिंपल वे में मैंने पढ़ाया आपको। इसी तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। एक बार और आप पढ़ेंगे इस लेक्चर को देखने के बाद तो आपको एकदम कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसके बाहर से कहीं नहीं आएगा, आपको इतना भरोसा रखना है। और अगर आपको प्री मेडिको का ज्यादा सब्सक्रिप्शन चाहिए तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा एक चैनल है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ये मेरा खुद का चैनल है। इस पे जाके और भी एजुकेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं रिलेटेड टू एमबीबीएस स्टडीज वगैरह। इस चैनल को प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब करिए और प्री मेडिको चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, यानी आप 2 चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे जेनेटिक्स यूनिट हम उठाएंगे, उसको खत्म करेंगे जल्द से जल्द एनसीईआरटी से। थैंक यू।